सेल्स इन सीरीज। अब सेल हमें पता है, सेल में एक चीज़ होती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरी चीज़ होती है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है। पॉजिटिव वाले से करंट निकलना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो दोनों सेल्स ऐड होते हैं, मतलब पहले सेल का नेगेटिव, दूसरे सेल का पॉजिटिव। यू कैन सी दिस, ठीक है। तो पहले सेल का नेगेटिव और दूसरे सेल का पॉजिटिव अगर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब दोनों सेल्स ऐड होते हैं। अदरवाइज अगर दोनों का नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है तो भी सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है तो भी सब्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट निकलता है तो दोनों इधर के पॉजिटिव से निकलेगा तो उधर के नेगेटिव में जाना चाहिए। तो जब भी ऐसा होता है कि दोनों एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल के पास होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये लोग सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेल्स इन सीरीज़ में, बट दो सेल्स के बारे में बात करें, एन नंबर के बारे में हम खुद ही उसको जोड़ सकते हैं ना। तो दो सेल्स हैं सीरीज़ में, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इनका ईएमएफ है, R1 R2 इनकी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट यहाँ से गया, लेट कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए पे है VA, बी पे है VB और सी पे है VC, सच दैट VA और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं VA माइनस VB। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पीछे दिया था, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR1। ये हमने पिछले लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो था उसमें था, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। तो VAB इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, VBC इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। हमें निकालना है VAC, A से C के बीच में। तो हमें कुछ ऐसी तिकड़म बिठानी पड़ेगी कि A तो पॉजिटिव आए और C नेगेटिव आए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, VAB और VBC को। ऐड करने से क्या पता चलेगा कि VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। इससे क्या होगा, VB से VB तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, VA माइनस VC आ जाएगा जो हमें चाहिए था। समझ रहे हो ना, माइनस नहीं करेंगे एक दूसरे को, फिर साइन चेंज हो जाएगा नंबर, प्लस करेंगे दोनों को, इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको। इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। एप्सिलॉन्स को एक जगह ले गए, माइनस I कॉमन लिया, R को एक जगह ले गए। लेट कर लिया कि एप्सिलॉन 1 प्लस R1 जो है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब सीरीज में जितना भी ऐड हो रहा है, और R1 प्लस R2 जो है वो R इक्विवेलेंट है। न्यू इक्वेशन आ गई, जो नॉर्मली इक्वेशन हम लेट करते हैं। अगर टोटल सर्किट में एक ही सेल होता तो क्या होता, BAC इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। इसका मतलब है सीरीज में EMF भी ऐड होता है डायरेक्टली और रेजिस्टेंस भी ऐड होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे हमने देखा था टोटल रेजिस्टेंस भी ऐड होता है, पर कैपेसिटेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल में ऐड होता है। वो पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम सीरीज में, सेल की सीरीज में देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी ऐड हो रहा है और EMF भी ऐड हो रहा है। जितने नंबर होगा, N नंबर के लिए एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 प्लस E2 डॉट डॉट EN एप्सिलॉन N, सॉरी। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 डॉट डॉट RN। यही होगा ना। तो सीरीज में हमेशा सीधा सीधा ऐड करना है। सेल्स इन पैरेलल। अब सीरीज में क्या था, दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। पैरेलल में आप लोगों को पता ही है कि स्प्लिट हो जाता है जब भी वायर्स, तो वो पैरेलल में हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया पॉइंट A, पॉइंट B1 B2 और पॉइंट C। तो जो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 है वो दोनों के दोनों सेल जो है वो B1 और B2 के बीच में, ठीक है। और पॉइंट C, करंट यहाँ से जा रहा है I, और ये करंट स्प्लिट हो जा रहा है क्योंकि हमेशा पैरेलल में स्प्लिट हो जाता है करंट, I1 I2, और ऐसे करके फिर वापस जुड़ के I बन जाएगा। दोनों करंट स्प्लिट होकर वापस जुड़ जाते हैं और फिर I बन जाते हैं, ठीक है। सच दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम दोनों सेल्स का अलग अलग। पहले निकालेंगे फर्स्ट सेल का। फर्स्ट सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो VB1 माइनस VB2 होगा नॉर्मली, इस माइनस इसका, और वो होगा एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, ठीक है। इसमें से I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये बन जाएगी एप्सिलॉन 1 माइनस V बाई R2, सॉरी R1, ठीक है ना। और ऐसे ही सेकेंड सेल का जब निकालेंगे तो I की वैल्यू बन जाएगी एप्सिलॉन 2 माइनस V बाई R2। सिमिलर है। ऑल्सो में बताया कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू ये रही, I2 की वैल्यू यहाँ से, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ लगाएंगे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 है एप्सिलॉन 1 माइनस V बाई R1 प्लस I2 है एप्सिलॉन 2 माइनस V बाई R2। दोनों को स्प्लिट करेंगे, एप्सिलॉन 1 बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाई R2, माइनस V कॉमन लिया, बचा क्या 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ तक तो हमने इसे
खोल लिया है। वी की वैल्यू आई इज इक्वल टू ये माइनस वी ये, ठीक है। अब हम इस पूरे से वी की वैल्यू निकालते हैं। मैं ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। वी की वैल्यू निकालते हैं। वी की वैल्यू क्या बन जाएगी? वी की वैल्यू बन जाएगी, अगर हम वी को इधर ही रखेंगे तो पहले तो ये पूरा वैल्यू उधर जाएगी, ये माइनस का इधर प्लस में आएगा। वी की वैल्यू मैं सीधा निकाल के बता देता हूँ। एलसीएम लेके एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एलसीएम लो दोनों का और सॉल्व करके देखो, यही आंसर आ रहा है। वी की नॉर्मल वैल्यू आ गई, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। वी की वैसे वैल्यू क्या होनी चाहिए? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, यही होनी चाहिए। पक्की बात। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, हमें पता चलेगा कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट पैरेलल में सेल्स के होता है एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और आर इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस पूरे को हमने ले लिया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की जगह, इस पूरे को हमने ले लिया आर इक्विवेलेंट की जगह। इसको और इजीली और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत ही साफ सुथरा आंसर जो निकलेगा वो फाइनली वो निकलेगा कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल में, वो होता है एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन n बाय Rn। और आर इक्विवेलेंट जो होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बाय Rn। तो ये रेसिस्टेंस वाला तो सेम ही है, सिर्फ एप्सिलॉन वाला थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपके सेल्स इन पैरेलल में आ गए। सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो रहा था, पैरेलल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा। अब ये एक न्यूमेरिकल है और ये बोर्ड क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी आ चुका है और एनसीईआरटी भी है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन हम ज़रूर कर लेते हैं। इसमें एक बैटरी दे रखी है 16 वोल्ट की और रेजिस्टेंस दे रखा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। इसके अलावा इसमें 5 और रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 4 ओम और 4 ओम के पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर एक 1 ओम का लगा हुआ है, फिर 12 ओम और 6 ओम का भी लगा हुआ है रेजिस्टर। यहाँ से करंट आई गया, आई पॉइंट ए पे स्प्लिट हुआ 2 पॉइंट्स पे और करंट I1 और I2 में स्प्लिट हो गया, फिर वो आके जुड़ के वापस आई बन जाएंगे, इसके थ्रू आई रहेगा और फिर स्प्लिट होके I3 और I4 आएगा। पहली बार में स्प्लिट हुआ I1 I2, दूसरी बार में स्प्लिट हुआ I3 I4। बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि भैया जब इधर I1 I2 हुआ तो इधर भी I1 I2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा जब करंट स्प्लिट होता है तो I1 I2 और I3 I4 अलग अलग करंट इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टर 4 ओम और 4 ओम है, इधर 12 और 6 है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम रेजिस्टर्स होते तो इसे भी I1 I2 ले लेते, इसे भी I1 I2 ले लेते, बट स्प्लिट होने का तरीका अलग होगा क्योंकि रेजिस्टर्स अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो वो क्लियर कर ले कि हर बार जब स्प्लिट होगा तो करंट अलग तरह से स्प्लिट हो सकता है। सेम रेजिस्टर लगे तो सेम तरह से स्प्लिट होगा, बट ऑब्वियसली रेजिस्टर्स अलग अलग लगे तो अलग तरह से स्प्लिट होगा। इसमें हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, करंट हर एक रेजिस्टर के अंदर, और मतलब I1 I2 I1 I2 I3 और I4, और निकालना है हमें पोटेंशियल ड्रॉप VAB VBC और VCD, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन रेजिस्टेंस। ये सबसे पहला पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले इन दोनों को रेजिस्टेंस को वो करेंगे क्योंकि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं बेटा, 1/R1 ले लेते हैं इसे, 1/4 प्लस 1/4, सबको सॉल्व करेंगे, R1 आ जाएगा बेटा 2 ओम। मैं दोबारा पूरा सॉल्व करके एलसीएम लेके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। ऐसे ही फिर इस वाले को सॉल्व करते हैं, इसे R2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो R3 को सॉल्व करते हैं, 1/R3 क्या बन जाएगा, 1/6 प्लस 1/12। पूरा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, खुद भी कर सकते हैं आप लोग, और इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम, ठीक है ना। दोनों आ गए। अब क्योंकि तीनों सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस R क्या बन जाएगा, R बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 है 2, R2 है 1, R3 निकाला हमने 4, इसका निकाल के पूरा हो गया 2, इसका 1 है, इसका में निकाल के 4 हुआ है, सबको ऐड किया 7 ओम आ गया रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया टोटल
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो हम इस वाले रेजिस्टेंस को ऐड नहीं करते, ये बात ध्यान रखनी है आपको। टोटल करंट सर्किट में निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इसमें वी तो है नहीं, तो एप्सिलॉन बाय आर प्लस आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो आई की वैल्यू होती है वी बाई आर, ये होता है जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा होता सेल का, बट यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो फॉर्मूला चेंज होकर ये बन जाता है। 16 है वोल्टेज, आर है 1, दूसरा आर जो हमने टोटल निकाला है 7, आंसर आया 16/8, 2 एम्पियर। टोटल करंट है आपका 2 एम्पियर, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, एक सिंपल बात कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू जो होता है वो आई आर के बराबर होता है, चाहे आप ऊपर से लो चाहे आप नीचे से लो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी जो है, ये करंट टोटल निकल गया है, क्लियर है ना यहाँ तक। अब पोटेंशियल डिफरेंस ए बी जो है वो आई आर होता है। अगर मैं ऊपर की साइड से लेके जा रहा हूँ तो I1 इंटू 4 है, 4 रेजिस्टेंस है ना, तो 4I1, और नीचे की साइड से लेके जा रहा हूँ तो 4I2। इसका मतलब क्या है कि I1 I2 बराबर है, यहाँ पे I1 I2 बराबर है। और हमें एक और बात पता है कि I1 प्लस I2 जो है वो I के बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना ये हुआ यही तो स्प्लिट होगा टोटल I। इसका मतलब I1 और I2 जो है वो मिला के 2 है। I कितना है? 2 है ना। इसका मतलब I1 इक्वल है I2 के इज इक्वल टू 1 ओम है, 1 एम्पियर है, सॉरी। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इंटू आर 4 इंटू I1 और 4 इंटू I2 दोनों इक्वल है। इसका मतलब I1 I2 इक्वल है। ऑल्सो क्योंकि I स्प्लिट हुआ है दो में, स्प्लिट होके, तो I जब स्प्लिट होगा तो I1 प्लस I2 I के बराबर होगा। और I कितना है? 2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों सेम है। तो इसका मतलब I1 भी 1 है, I2 भी 1 है, 1 + 1 2। यहाँ जो निकाला है हमने, I1 I2 आ गया, I आ गया। अब हमें निकालना है क्या? I3 और I4। मैं थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसे। I3 और I4 निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CD इज इक्वल टू 12I3 इज इक्वल टू 6I4। समझ रहे हो? 12I3 क्यों? मैं ऊपर से ले गया R इंटू आई, फिर मैं नीचे से ले गया R इंटू आई, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों की वैल्यू अगर आएगी तो आ जाएगी 2I3 इज इक्वल टू I4। काटा मैंने इक्वल, तो 2I3 I4 के बराबर आ गया। ऑल्सो I3 प्लस I4 किसके बराबर है? I के बराबर, जो कि 2 है। इसका मतलब मैं I4 की जगह 2I3 लिख दूँ, I3 प्लस 2I3, I4 की जगह 2I3 लिख दिया, इज इक्वल टू 2। 3I3 इज इक्वल टू 2, I3 इज इक्वल टू 2/3। ऐसे ही I4 निकल जाएगा, I4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास I1 I2 1 थे, I3 आ गया हमारे पास 2/3 और I4 आ गया हमारे पास 4/3। ऐड करके आएगा 2 ओम आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर। सारे के सारे करंट्स निकल गए। अब लास्ट में निकालने हैं सारी की सारी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, I1 ले लो चाहे I2 ले लो, आपकी मर्जी। I1 ले लेता हूँ, I1 इंटू आर, 4 इंटू 1 एम्पियर है ना I1, तो इसका मतलब 4 वोल्ट। वी बी सी, बी से सी, आई आर, I इंटू आर है 1, 2 इंटू 1, I तो 1 है ना, I तो 2 है टोटल, इसमें तो टोटल I ही रहेगा करंट, तो टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस 2 वोल्ट। ऐसे ही वी सी डी ले लेते हैं। ऊपर वाला ले रहा हूँ मैं 12I3, I3 क्या है? 2/3, 12 इंटू 2/3 दैट इज 8 वोल्ट, ठीक है। तो वी सी डी आ गया आपके पास। वी ए बी आ गया 4 वोल्ट, वी बी सी आ गया 2 वोल्ट और वी सी डी आ गया 8 वोल्ट। हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाल लिया, टोटल करंट निकाला, I1 I2 निकाला, I3 I4 निकाला और फिर सारी पोटेंशियल निकाल ली। पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर होता है, ध्यान रखेंगे। अब हम जल्दी से कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं 10th क्लास में, उनको अब दोबारा देख लेते हैं।
पहले इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते थे बट अब बहुत कम आते हैं, तो हम लोग इसको बस एक बार जल्दी से एक बार देख जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि करंट जब किसी रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है, व्हेन अ करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर, देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ हीट की प्रोडक्शन होती है, और इसी इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, ये हमें पता ही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी यही कहता है कि जी करंट एक पर्टिकुलर टाइम में अगर चलेगा तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू वी आई टी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट एंड टी इज द टाइम, और आई स्क्वायर आर टी, आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस, टी इज द टाइम, और वी स्क्वायर टी बाय आर। ये तीनों फॉर्मूले हो सकते हैं। ओम्स लॉ से हम इधर उधर चेंज करके ये फॉर्मूले निकाल रहे हैं हीट के। हीट को हम कन्वर्ट करते हैं मतलब देखते हैं हम जूल्स में या फिर कैलोरीज में। तो इसकी ऐसा यूनिट वैसे जूल होती है, बट कैलोरी में भी कभी कभार नापा जाता है। इससे एक और चीज़ पता होती है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के लिए, आई स्क्वायर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस से। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस से। अगर वी की बात है, बारे में बात है, डिपेंड करता है किस चीज़ के बारे में बात है, उसके हिसाब से आप हीट को और वी आई और आर को आप वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ऑल्सो टी के साथ हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, सिंपल बात। इलेक्ट्रिक पावर, इट इज़ द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। इसको हम वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर भी बोल सकते हैं। दैट्स द सेम थिंग, आप कैसे इसे लिखना चाहते हो। ऑल्सो हम लोगों को पता है कि किलोवाट आर एक यूनिट होती है। किलोवाट आर तो हमें पहले से ही पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। एक यूनिट को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आर, और इसकी अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है 3.6 × 10⁶ जूल्स। ये हमने बहुत पहले करा हुआ है, ये आता नहीं ज़्यादा, टिक मार्क में आ जाए तो आ जाए। इसके अलावा 1 HP हॉर्स पावर 746 जूल्स होती है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होती है, सॉरी, ये 1 हॉर्स पावर होती है। ठीक है ना, तो ये हॉर्स पावर की बात आ गई। पावर इसी तरह से दिखाएंगे, पावर को वॉट से दिखाते हैं, एक बात ये ध्यान रखेंगे, और एनर्जी को जूल से दिखाते हैं। ऑल्सो एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की निकालनी है, ईटा से डिनोट होती है, और वो होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर होती है वी आई, इनपुट पावर होती है एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई इज द ईएमएफ ऑफ द सर्किट। आई से आई कैंसिल है, वी बाय ई, वी बाय एप्सिलॉन, वी इज इक्वल टू आई आर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। आई से आई कैंसिल, फिर से आर अपॉन आर प्लस आर, रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हमारी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, किसी भी सर्किट की। ऑल्सो अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग देखें तो सबसे पहली बात है हाउस होल्ड हीटिंग अप्लाइंसेस। बहुत सारी हीटिंग अप्लाइंसेस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, गीज़र, आयरन रॉड। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सारी की सारी जो है वो हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करती है। इवन हमारा बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इनकेंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो ये सब जो है वो आपकी एप्लीकेशन है। पहली बात तो हाउस होल्ड हीटिंग डिवाइसेस, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता है टंगस्टन होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो वो एकदम से जल जाता है, हीट की वजह से लाइट प्रोड्यूस करता है। बाकी सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी चीज़ों को गर्म करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूज़, आप लोगों को पता है MCB लगी होती है घर में, तो फ्यूज़ जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हीट हो जाए तो वो टूट जाता है। फ्यूज़ टूटने से सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक होने से क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आग वाग या कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है।